इरफान साहब इंडिया से पूछते हैं, मेरी जिस लड़की से मंगनी हुई है इसका पहले किसी से ताल्लुक़ था और उन्होंने बदकारी भी की है, मुझे क्या करना चाहिए? रिश्ता करना चाहिए या तोड़ देना चाहिए? मैं किसी के पर्सनल मामलात में उसको मशवरा नहीं देता, क्योंकि मशवरा देना बड़ा मुश्किल काम होता है। जब तक 100% किसी के हालात का इल्म ना हो उस वक्त तक मशवरा देना मुमकिन नहीं होता। लेकिन मैं जनरली एक उसूल बयान करता हूँ कि औरत की जो सबसे बड़ी सिफत है ना, वो है पाकदामनी। औरत अगर बदकारी कर लेती है ना तो फिर मर्द को उस पर कभी भी एतमाद नहीं आता। आम तौर पर एक ऐसा वसवसा दिल में बैठ जाता है कि फिर वो निकलता नहीं है। वो बाल जो पैदा हो गया ना, मैं ये नहीं कह रहा कि जो औरतें बदकारी से तौबा करें वो तौबा में सच्ची नहीं होती। बहुत सी बहुत अच्छी होती हैं जो पहले बुरे हालात गुजरे होते हैं लेकिन फिर नेक बनती हैं, तो ऐसी तौबा करती हैं कि उसकी मिसाल मुश्किल होती है। लेकिन हम दिलों के हालात जानते नहीं हैं। अल्लाह ताला ने पैगम्बरों की बीवियों में काफिर भी पैदा किए हैं। नूह अलैहिस्सलाम की बीवी काफिर थी, नूह अलैहिस्सलाम की बीवी काफिर, लूत अलैहिस्सलाम की बीवी काफिर थी और नूह अलैहिस्सलाम की बीवी भी काफिर थी। तो ऐसा तो हमें मिलता है कि पैगम्बर हो उनकी बीवी काफिर हो, मगर ऐसा नहीं मिलता कोई पैगम्बर हो उसकी बीवी बदकार हो, उसने जिना किया हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वलिदतु मिन निकाह ला मिन सिफा, यानी हदीस का मफ़हूम है आदम अलैहिस्सलाम से लेके अब तक जो मेरा नसब है, पैगम्बर ने अपने बारे में फरमाया, वो निकाह के ज़रिए, उसमें कहीं भी शक नहीं है। तो औरत जब मर्दों से उसके ताल्लुकात शुरू हो जाएं तो फिर जो है ना मामला बहुत ख़राब हो जाते हैं। ये एक ही हम हज़रत मौलाना शरफ अली थानवी रहमतुल्लाह ने एक बात लिखी है, हिंदुस्तान, उस वक्त तो इंडिया पाकिस्तान एक ही था, तो हिंदुस्तान पाकिस्तान की औरतों के बारे में एक बड़ी प्यारी बात लिखी। फरमाया कि हिंद और पाक की जो यानी इंडिया की जो औरतें, जिसमें मैंने बताया बांग्लादेश और पाकिस्तान भी उस वक्त दाखिल था, उन्होंने फरमाया कि हिंदुस्तान की औरत में सबसे बड़ी सिफत ये है जिसकी वजह से मर्द को उसके हर ऐब को बर्दाश्त करना चाहिए, वो ये कि ये अपने शौहर की होती हैं, ये शौहर से वफ़ा करती हैं। तो उस वक्त ये हालात थे इंडिया और पाकिस्तान और बांग्लादेश के, कि उलमा कहते थे कि भाई अपनी बीवियों की कदर करो आप, इसलिए कि ये जो भी इनके अंदर ऐब होना वो हो सकता है, लेकिन ये अपने शौहरों से ये जब एक दफ़ा बाप के घर से रुखसत होकर शौहर के घर में आती हैं तो इनके सामने शौहर के अलावा कोई भी नहीं होता। लेकिन अगर आज मौलाना शरफ अली थानवी ज़िंदा होते और आज ये जो हमारा यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में को एजुकेशन सिस्टम देख लेते कि एक लड़की के कितने कितने अफेयर चल रहे होते हैं मर्दों के साथ। हमारे पास जो केसेस आते हैं, अल्लाह ताला माफ़ करे, बुराई का तस्करे से बुराई और फैलती है। मर्दों को एतमाद ख़त्म हो गया है अपनी बीवियों पे, बीवियों को एतमाद ख़त्म हो गया अपने शौहरों पे। औरत को ये डर होता है पता नहीं कहाँ कहाँ ये कमबख्त मुँह काला कर रहा है जाके, किस किस से इसने के राब्ते हैं, कितनी इसकी क्लास फेलोज़ होंगी जिनसे ये गप्पे लगाता होगा। और मर्द को अपनी बीवी पे एतमाद नहीं है। ये को एजुकेशन और जो यूनिवर्सिटियों में जो है ना, जिसमें है कि ब्रॉड माइंडेड बनने का नतीजा है, जो एक्चुअली करके जो हमारे लिबरल लोगों ने सोसाइटी को तबाह कर दिया, उसका रिज़ल्ट ये निकल रहा है कि ना मर्द को बीवी पे अब आजकल एतमाद रहा और ना औरत को अपने शौहर पे एतमाद रहा। ये एक गधे घोड़ों वाला रिलेशन बन जाता है, कागज़ में होता है। गधे घोड़े मैंने बताता हूँ ना कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो रिलेशन है वो गधे घोड़ों वाला रिलेशन है। गधे घोड़े भी शादी नहीं करते और जो जिनाकार और बदकार लोग होते हैं वो भी शादी नहीं करते। तो इस मामले में वो उनमें और गधे घोड़ों में कोई फ़र्क नहीं होता। पैगम्बरों की सुन्नत निकाह है, औरत अपने बाप के घर से उसकी ज़िंदगी में पहला मर्द आता है जिसको शौहर कहते हैं, और शौहर की ज़िंदगी में पहली औरत आती है जिसको बीवी कहते हैं। इसके अलावा मियाँ बीवी का, मर्द और औरत का कोई रिलेशन नहीं है, अक्लमंदों की नज़र में, गैरतमंद लोगों की नज़र में और इस्लाम की नज़र में जो दीन फितरत है। तो अब ये सोसाइटी हो रही है तबाही की तरफ। इसलिए मैं लोगों से कहता हूँ, अच्छा देखें, मर्द भी बदकार हो बुरा है, लेकिन औरत के बदकार होने से नुकसान ये होता है कि नसब में खलल पैदा होता है, नसब में शुबहा पैदा होता है। तो ये ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। तो इसलिए ख़वातीन से भी मैं कहूँगा कि निकाह के लिए दीनदार मर्दों को, और दीनदार से मुराद वो नहीं जिसका जो सिर्फ गेटअप दीनदारों वाला हो, ऐसा मर्द तलाश करें जो पाक दामन हो, ऐसा मर्द तलाश करें जिसके तबीयत में वफा हो। वो जब किसी को बीवी बना के लाता है तो आपको उसके बारे में पता हो कि ये इसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, इसका कोई अफेयर नहीं है। इसने जब किसी लड़की की तरफ नज़र डाली है या उससे राब्ते की कोशिश की है तो बीवी बनाने के लिए, और पहली बात ही इसकी ये थी कि भाई मेरी वाइफ बनना चाहती हो तो ठीक है, अदरवाइज मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। ऐसे मर्दों को लड़कियां तलाश करें। लेकिन लड़कियां को भी दिमाग ख़राब है, वो कहती हैं पहले हम दोस्ती लगाएंगे, हम देखेंगे कि कैसा है। तो आप अगर दोस्ती लगा रही हो ना, तो और ये एग्री हो गया दोस्ती के, इसका मतलब ये 20 लड़कियों से पहले भी दोस्ती लगा चुका है ये। क्योंकि जिसकी आदत होती है, जो बुरा होता है ना, जो आपको सुट्टा पीते हुए पकड़ा गया, चर्स पी रहा है, इसका मतलब ये चर्स पीता रहा है ये।
तो जो आपसे दोस्ती लगा रहा है ना, तजर्बे की भेंट चढ़ा रहा है अपने आप को और आपको, इसका मतलब पहले भी वो दोस्तियां लगा चुका है और आपके बाद भी लगाएगा। और जो लड़की किसी लड़के से दोस्ती लगा रही है उस पर एतमाद नहीं है, वो 20 लड़कों से हो सकता है पहले भी यही कह के दोस्तियां लगा चुकी हो। तो जिस लड़की की ज़िंदगी में 10 मर्द आ चुके हों और जिस मर्द की ज़िंदगी में 10 औरतें आ चुकी हों, उस पर कैसे एतमाद किया जा सकता है। मैं पूरी बात का खुलासा बयान करता हूँ कि ये खूब अच्छी तरह समझ लें कि ये ज़माना वो नहीं है जो पहले था। अब लड़के लड़कियां मिक्स गैदरिंग, टिकटॉक, मोबाइल पे राब्ते, फेसबुक आईडीज़ एक दूसरे से शेयर करना, इन सब चीज़ों की वजह से सोसाइटी बहुत चेंज हो चुकी है। अगर किसी आदमी को चाहिए कि उसका घर बसे, उसको एक मोहब्बत वाली बीवी मिले, उसकी औलाद हो, कल उसका एक अच्छा ख़ानदान हो, जिसको हिंदी में कहते हैं परिवार हो अच्छा, तो मर्द को चाहिए ऐसी लड़की तलाश करे जो घर की दहलीज से निकल के शौहर के घर में जाए। चाहे एजुकेशन ना भी हो उसके पास, इससे कोई बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता एजुकेशन ना होने से। एजुकेटेड है लेकिन इफ़्फ़त और पाकदामनी की धज्जियाँ उड़ा दी है, वो ज़्यादा डेंजरस है। दूसरा, लड़की भी ऐसे आदमी को तलाश करे जिसके अफेयर्स ना हो। वो जब किसी की तरफ राब्ता करे तो क्या मैंने आपसे निकाह करना है, अदरवाइज़ मैं आपसे दोस्ती नहीं लगा सकता। तो इस तरह के लड़के भी शॉर्ट चल रहे हैं मार्केट में, लड़कियां भी शॉर्ट चल रही हैं, लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुए हैं। जब ख़त्म हो गए तो अल्लाह क़यामत ला के पूरी दुनिया ही को तबाह कर देगा। ख़त्म नहीं हुए, शॉर्ट ज़रूर हुए हैं, तो मुश्किल होगी, लेकिन आप तलाश करें, मिल जाएगी। तो और अगर एजुकेटेड लड़की ही देखनी है आपने, तो एजुकेटेड लड़की में फिर पाकदामन वहाँ भी मिलेंगी आपको, तो उसमें भी आप ये कोशिश करें। तो सबसे पहली जो चीज़ है ना लड़की में देखने की, हदीस की रूह से भी और फितरत भी जिसको कहती है, और अकल भी यही ऑर्डर देगी आपको, सबसे पहली चीज़ लड़की और लड़के दोनों में ये है कि पाकदामनी का मतलब उनके अफेयर्स ना हो, इस पर कोई कंप्रोमाइज़ ना किया करें। बाकी ये कि आपके ख़ास स्पेसिफिक आपने जो पूछा है कि जिस लड़की से मेरी मंगनी हुई है उसने पहले बदकारी भी कर चुकी है, उससे मुझे निकाह करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो मैंने पहले बता दिया कि मैं ज़ाती मामलात में मशवरे नहीं देते, उसूल और ज़ाब्ते में बयान करता हूँ कि जब एक लड़की किसी मर्द से बदकारी कर ली ना, तो बहुत एक हया बहरहाल निकल जाती है, और इतना मामला आगे तक जा चुका हो तो बड़ा मुश्किल होता है कि फिर मर्द के दिल में वसवसे ना आए उसके बारे में। आप कहीं सफ़र पे जाएंगे 1 साल के लिए, बाज़ दफ़ा जॉब ऐसी हो जाती है, आदमी 1 साल घर से बाहर रहता है, फिर आपके दिमाग में शैतान वसवसे डालता रहेगा कि पता नहीं क्या हो रहा है, कोई अफेयर तो नहीं चल रहा। आजकल कोई 100% निगरानी कर नहीं सकता, तो या तो इतना बड़ा ज़रफ़ रखें कि फिर आपने वसवसे दिल में नहीं लेकर आने, आपको उस पर यकीन आ जाए तो ठीक है, लेकिन जब वसवसे आते हैं तो फिर आदमी परेशान होता है। औरतें भी इस तरह परेशान होती हैं, जब एक दफ़ा मियाँ पकड़ा जाए ना किसी अफेयर में, तो फिर वो 100 कस्में उठा ले, औरत को एतमाद नहीं आता, फिर औरत को यही होता पता नहीं घर से बाहर क्या कर रहा है। तो ये रिश्ता की जो बेस थी वही बेस ही ख़त्म हो जाती है। तो अपने लिए कोशिश यही करनी चाहिए कि पाकदामन से पाकदामन लड़की तलाश करें। आगे औलाद के बड़े मसाइल होते हैं, और औरत को भी चाहिए पाकदामन मर्द को तलाश करें। सूरह नूर ने देखें किस्सा ही ख़त्म कर दिया ना, अत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीना वत्तय्यिबूना लित्तय्यिबात। अल्लाह कहते हैं पाकदामन औरतें पाकदामन मर्दों के लिए और पाकदामन मर्द पाकदामन औरतों के लिए। वल खबीसातु लिल खबीसीना वल खबीसूना लिल खबीसात। नापाक औरतें गंदी औरतें गंदे मर्दों के लिए और गंदे मर्द गंदी औरतों के लिए। तो गंद में गंदों को मुंह मारने दें, और आप कोशिश करें कि पाकीज़ा औरतें तलाश करें, और पाकीज़ा औरतें कोशिश करें पाकीज़ा मर्द तलाश करें, ताकि एक अच्छा मुआशरा वजूद में आए। मेरा नाम आमिर एजाज है, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, कोरंगी क्रॉसिंग में रिहाइश पजीर हूँ, स्टिल आपके पास मुलाकात के लिए हाजिर हुआ हूँ। इंग्लिश, मेरे पास दूध वाली बकरियाँ हैं अड़ी, अगर आपको चाहिए तो बंदा नाचीज़ हाजिर है। आपको देखकर मुझे भी शौक़ पैदा हुआ है, आपके व्लॉग देखता रहता हूँ, अल्लाह आपको सलामत रखे। ये उन्होंने मुझे नमाज से पहले पर्ची दी है, ये मैंने कहा फिर मैं ये सबको पढ़ के सुनाऊंगा। असल में मेरे कुछ व्लॉग्स हैं जिन पर लोग कुछ एतराज़ कर रहे हैं कि मुफ्ती साहब आलतू फालतू किस्म के व्लॉग बना रहे हैं जो मुफ्ती साहब की पर्सनैलिटी पे जचते नहीं हैं। कुछ इस तरह की बातें आ रही हैं, कभी मुंह पर रुमाल लपेट कर बकरी ख़रीदने जा रहे हैं कभी मंडी में गाय ख़रीदने का व्लॉग बना रहे हैं। क्या छिछोरी हरकतें मुफ्ती साहब ने शुरू कर दी। अच्छा, मेरा एक बयान भी लोग चला रहे हैं साथ में ना काट के,
कि तुम अपने मामू के जा रहे हो, तुम अपनी व्लॉगर यही तो कर रहे हैं, मैं अपनी नानी के जा रहा हूँ, मैं अपने मामू के जा रहा हूँ, आज मैं अपनी सास से मिल, तो मैंने उस पर उनका थोड़ा सा रिकॉर्ड लगाया कि अबे तू मामू के जा रहा है तो चला जा, हमें क्यों बता रहा है, तू मामू के जा रहा है तो चला जा। चलो वो तो पैसा कमाने के लिए बना रहा है, आपके पास इतना फालतू टाइम है, आप भी देख रहे हैं। अभी व्लॉगर्स क्या कर रहे हैं, मेजॉरिटी कोई मोटिवेशन नहीं, कोई काम नहीं, बस आज ये लग रहा है, आज ये हो रहा है, आज वो हो रहा है, लोग देख रहे हैं। तो किसी ने मेरे ऊपर रिकॉर्ड लगाया मेरा कि आप भी तो यही काम कर रहे हो, मैं बकरी खरीदने जा रहा हूं। और भाई तुम जा रहे हो, जाओ खरीद के आ जाओ, दुनिया को क्यों दिखा रहे हो आज मेरी मुर्गी ने अंडा दे दिया, आज मेरी मुर्गी के अंडे से चूजा निकल गया। यही होता है ना हमारे व्लॉग में, आज हम गाय खरीदने जा रहे हैं, आज अहमद की टिंड हो गई है, ना चाहते हुए भी उसकी क्या हो गई, उसके साथ बहुत बुरा हुआ। आपको पता नहीं, पूरा वाकया मैंने व्लॉग में बताया नहीं। हुआ ये कि हमारा एक गार्ड है, शम्स नाम है उसका, अभी मैं पूरा वाकया अहमद के साथ जो हुआ ना, मेरे बच्चे के साथ जो जुल्म हुआ है वो मैं बता रहा हूं। और एक मेरा शागिर्द है शफीउल्ला, कई महीने पहले हुआ ये कि मैंने इसको बाल कटाने के लिए भेज दिया हेयर ड्रेसर के पास, नाई के पास, तो शफीउल्ला ने जाके इसकी टिंड करा दी। इसको बड़ा गुस्सा आया कि मेरी टिंड क्यों कराई है, मैंने बाल कटवाने का कहा था, घर वालों ने भी बोला था बाल छोटे करा दो, टिंड नहीं कराओ। उसके दिल में बैठ गया शफीउल्ला का खौफ। शफीउल्ला हमारा खादिम है ना, शागिर्द भी है। शफीउल्ला का खौफ बैठ गया मेरे बच्चे के दिल में कि ये जब लेके जाएगा तो टिंड कराएगा। अब 1 महीने से घर वाले मेरे पीछे पड़े हुए थे, भाई बच्चे के बाल कटवा दो, बकरे जैसे बाल हो गए हैं, बड़े हो गए हैं। 1 महीना पहले से मेरे पास अवेलेबल बंदा शफीउल्ला ही था। मैं शफीउल्ला को कहता अहमद को, छोटे बच्चे को ले जाओ बाल कटाने के लिए। अहमद कहता शफीउल्ला के साथ नहीं जाऊंगा, ये टिंड करा देगा। मैंने शफीउल्ला को बोला भाई इसकी टिंड नहीं करानी, बाल छोटे कराने हैं। बच्चे ने बोला नहीं अब्बू मैं नहीं जाऊंगा, ये टिंड करा देगा। 1 महीना इसी तरह प्रोग्राम डिले होता रहा, यहां तक के बकरीद सर पे आ गई। 2-3 दिन रह गए बकरीद में। घर वालों ने कहा भाई इसको भेज दो। मैंने कहा भाई मेरे पास अवेलेबल शफीउल्ला है और मैं बेटा उसको समझा रहा हूं कि बाल छोटे करा देना, वो इतना बेवकूफ थोड़ी है। लेकिन बच्चे के ना लाशूर में ये बात बैठ गई कि शफीउल्ला क्या करा देता है, टिंड। मैं शफीउल्ला के साथ नहीं जाऊंगा, जो हमारा गार्ड है ना शम्स, उसके साथ जाऊंगा। मैंने हथियार डाल दिए। मैंने कहा शम्स भाई ईद आ रही है, इसके बकरे जैसे बाल हो गए हैं, तू इसको ले जा यार, उधर नाई के पास ले जा और टिंड नहीं कराना, खुदा के लिए इसकी टिंड नहीं कराना। बहुत समझाया। शम्स ने बोला बेफिक्र नहीं। मैंने कहा ये 1 महीने से जा नहीं रहा कि टिंड ना हो जाए, और वैसे भी अब तो टिंड और बुरी कि ईद आ रही है ना, बिल्कुल ही ये ऐसे ही है, शादी वाले दिन आप गंजे होके बैठ गए। सही। हुआ ये कि जब बच्चा आया तो फुल टिंड हुई थी उसकी। मुझे बच्चे का खौफ नहीं, घर वालों का खौफ कि मेरा क्या होगा कालिया। घर वाले तो मुझे छोड़ेंगे नहीं भाई। 1 महीने से ये फटा। अच्छा घर वालों ने भी बहुत ताकीद से, टिंड नहीं होनी चाहिए इसकी। मैंने भी कस्में और पूरे जितने भी रहन रखवा सकता था, जो जायदादें, कि भाई टिंडी होगी, जो श्योरिटी आपने लेनी है, जो तसल्ली, नहीं होगी टिंड, बेफिक्र रहो। जब मैं आया तो रिपोर्ट ये मिली कि उसकी टिंड हो चुकी है। मैंने शम्स को बुलाया, मैंने कहा मैं घर नहीं जाऊंगा। मैंने कहा यार 1 महीने से ये झगड़ा घर में चल रहा है, टिंड नहीं करानी, टिंड नहीं करानी। बच्चा भी कह रहा है, बच्चे की मां ने भी बोला हुआ है। मैंने कहा या तो मेरी भी टिंड करा दे एहतजाज में। मुझे बड़ा गुस्सा आया शम्स के ऊपर, यार तुम्हें 100 दफा समझाया है। शम्स कहता है, रोने वाला हो गया ना बेचारा, कह रहा हुआ ये कि ये रो रहा था, कुर्सी पे बैठ नहीं रहा था। मैंने कहा इसके लिए पापड़ ले आता हूं दुकान से, सामने शॉप से क्या ले आता हूं, पापड़ खाता रहेगा और बाल कटते रहेंगे। कह रहा है मैं पापड़ लेने गया हूं, वापस आया तो आधी टिंड हो चुकी थी।
सही। तो जब आधी हो ही गई है तो अब आधी तो और बुरी लगेगी ना। कह रहे आप मुझ पे गुस्सा ना करो, मैं उससे पहले लड़ चुका हूं नाई से, इतनी जल्दबाजी की जरूरत क्या थी तुम्हें। खैर जी, हमने कहा हम तो अब घर जाने के काबिल रहे। खैर मैं काफी देर बाद गया, मुझे लगा कि अब थोड़ा गुस्सा, तो वो कैप पहन के घूम रहा है। आजकल के बच्चों के भी तो, हम तो यार टिंडे होते थे, टिंडे पिंडे घूम रहे होते थे। तो ये इसलिए ये टिंड का वाकया अजीम वाकया है, ये हल्का वाकया। मैंने कहा बेटा तेरा तो प्रोग्राम बढ़ गया। टिंड भी उस दिन हुई है जिस दिन तो टिंड नहीं जा रहा, 1 महीने से रोना डाला बताओ। अच्छा खैर ये तो मजाक की बात आ गई। तो देखो बच्चे घर में होंगे तो लाइफ को एंजॉय करोगे। जिन कमबख्तों के घर में बच्चे ही नहीं है, उनके घर में ना टिंड के वाकयात होते हैं ना बालों के वाकयात होते हैं। मैं बार बार कहता हूं, हमारे नाना से कोई पूछता था कि घर में खैरियत है, वो कहते थे खैरियत कमबख्तों के यहाँ होती है, बदकिस्मतों के यहाँ होती है। जिनके घर में अफराद होते हैं, बेटे बेटियां पोते नवासे बहुएं दामाद, उनके घर में खैरियत नहीं होती। समझ रहे हो क्या मतलब? ये खैरियत ना होना भी खुशियां हैं। खैरियत डिफेंस के उन 1000 गज के बंगलों में है जहां मियां बीवी रहते हैं, खैरियत ही खैरियत है। और दीवारें हैं, बड़े बड़े वॉशरूम है, कमरों जितने, इतने बड़े बड़े वॉशरूम बना लिए उन्होंने, इतने बड़े बड़े। मुझे लोग दिखा रहे होते हैं ये बेडरूम, ये अबे बेड बहुत है, बंदा है ही नहीं, क्या करने, एक मंजी लाके डाल दो यार बस। घर में अफराद हो तो रौनक होती है मेरे भाई, डिप्रेशन खत्म होती है, खुशियां मिलती हैं। जिन घरों में बच्चे नहीं है, ईद बकरीद का मजा नहीं है ही नहीं कुछ। तो इसलिए अपने आप को फैमिली प्लानिंग वालों के चक्कर में बर्बाद मत करो, घरों को आबाद करो। घर दीवारों से फर्नीचर से आबाद नहीं होते, फर्नीचर होटलों में भी होते हैं। दीवारें होटलों की ज्यादा अच्छी होती हैं, वॉशरूम होटलों के 5 स्टार होटल का वॉशरूम बहुत अच्छा होता है। 20-20 तो तौलिए लटके हुए होते हैं, आदमी यही देख रहा होता है ये वाला तौलिया किस काम के लिए, ये टॉवल किस काम के लिए, ये नाक पोंछने के लिए, ये सर साफ करने के लिए, घुटने, 20 किस्म के टॉवल रखे हुए होते हैं। तो फिर वहीं क्यों नहीं रह जाते? मैं तो बड़े बड़े लग्जरी होटलों में ठहरा हूं, फिर भी घर भागने का दिल करता है, क्योंकि होटल में सब कुछ है, अफराद बोलो नहीं है। इंसान की नेचर है भाई, उसको बंदा चाहिए, औलाद चाहिए, बीवी बच्चे चाहिए उसको, फिर बुढ़ापे में पोते नवासे भी चाहिए। समझते हो? हमारी तो अब नवासी घर में आती है, वो अलग स्टाइल की है, दिल बहलाती है, वो अलग उसकी हरकतें हैं, पित्ती सी घूम रही होगी ऐसे पूरे घर में। तो ये खुशियों से तुम्हें गोरों ने महरूम कर दिया। गोरों के पास इसका ऑल्टरनेट पता है क्या है इन खुशियों का? कुत्ता। पूरी तशदीद के साथ मैं ये लफ्ज पढ़ता हूं, कुत्ता। गोरे ने बाप का ऑल्टरनेट भी तलाश कर लिया, कुत्ते पाल के। मां का ऑल्टरनेट भी तलाश कर लिया, कुत्ता पाल के। बीवी का ऑल्टरनेट भी क्या है? कुत्ता। बच्चों का ऑल्टरनेट भी क्या है? कुत्ता। ऐसे बयान जब मेरे नेट पे जाते हैं, लोग कहते हैं इतना भी नहीं है मुफ्ती साहब, वहां भी फैमिली वाले लोग हैं भाई, बहुत थोड़े हो गए, सिमट गए हैं। मैं कब मना कर रहा हूं कि नहीं है, क्या हो गए हैं? सिमट गए। मेजॉरिटी की ऐसी की तैसी हो गई, और वो अब आपको भी इसी ट्रैक पर लेकर आ रहे हो। इसलिए भाड़ में जाए ऐसी की तैसी, अल्लाह पे तवक्कुल करो। क्या बात है, नहीं मिलेगा ना खाने को तो कुछ नहीं होता यार, एक दिन भूखा रह लो, मरोगे नहीं, मरता भूख से जल्दी नहीं है। आप कहते हो मेरे पास बच्चों को पढ़ाने के लिए एक्चुअली पैसे नहीं है, तो मेरा बयान लोग चला रहे होते हैं टमाटर बेचे। लोग कहते हैं हाँ टमाटर बेचें, इससे बेहतर नहीं है 2 बच्चे तमीज के हों उन 15 बच्चों से जो टमाटर बेच रहे हों। ये ऐसी सेंसलेस बातें करते हैं ना ये। इनका पता है क्या मकसद है? कि हर बच्चा चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, बैंक मैनेजर बने, कंप्यूटर साइंस में इंजीनियर बने। ये पॉसिबल ही नहीं है। आबादी का रेशो जब बढ़ता है ना तो ऑफिसर लेवल कम होते हैं, और नीचे जब आपने सबको एमबीए करा दिया, मैनेजर बना दिया, तो कंपनी तुम्हारा बाप चलाएगा? अफराद तो वो फिर पता है क्या होगा, डिग्रियां लेके घूमेंगे, जॉब मिलेगी नहीं। क्योंकि ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे लोग कहते हैं जॉब ना करो बिजनेस करो। भाई ये तरगीब देने की हद तक तो ठीक है, प्रैक्टिकली ये मुमकिन नहीं है। इसकी एक मिसाल देता हूं। चंद दिन पहले मेरे पास एक बहुत बड़े ताजिर आए, बहुत बड़े ताजिर। उन्होंने कहा मुफ्ती साहब मेरा इतना बड़ा बिजनेस है, लेकिन मेरे पास जब मुलाजिमीन थोड़ा सा काम सीखते हैं तो बजाय जॉब करने के अपना बिजनेस शुरू कर देते हैं। आप उनको मना करें काइंडली ये काम ना करें, इससे तो हमारा बिजनेस चलेगा ही नहीं।
मैंने कहा मैं ऐसा करता हूं, उनको तरगीब देता हूं कि आप बिजनेस कर लें, और आपको कहता हूं काइंडली आप ये काम ना करें, उनका बिजनेस चलाने के लिए उनकी कंपनी में आप मुलाजिम बन जाएं। मैंने कहा भाई ये नेचुरल है, जब बहुत सारे लोग बिजनेस करेंगे तो बिजनेस चलाने के लिए उनको अफराद भी तो चाहिए होंगे ना, तो जब उनको अफराद नहीं मिलेंगे तो वो बिजनेस छोड़ेंगे, जब छोड़ेंगे तो वो किसके मुलाजिम लगेंगे। ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली कुदरत का निजाम है। सारे 17 ग्रेड के ऑफिसर बन ही नहीं सकते। ऑफिसर की डेफिनेशन ये है कि उसके मातहत नीचे बहुत सारे लोग हों, तो लोग होंगे तो ऑफिसर बनेगा ना। तो पागलों वाली बातें करते हैं, इनके पास सेंस नहीं है बिल्कुल। तो आप नस्ल बढ़ाओ मेरे भाई, ये कुदरत फैसला करेगी कि कितने लोगों ने ऑफिसर बनना है, कितने लोगों ने मजदूर बनना है, कितने लोगों ने टमाटर बेचने हैं, कितने लोगों ने कंप्यूटर साइंस में इंजीनियर बनके जॉब करनी है, किसने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। ये मैं और आप फैसला नहीं करेंगे, ये फैसला नेचर करती है।